हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें आज पहला लेक्चर आप पढ़ोगे प्रियम्बल। प्रियम्बल को मैं दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 आज है, पार्ट 2 कल पढ़ोगे आप। ठीक है, इसमें लेक्चर 1 स्टार्ट करो प्रियम्बल से। ये जो आप देख रहे हो, ये दिस इज द प्रियम्बल। ये जो आप देख रहे हो लिखा हुआ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए आदि समथिंग। सेम इंग्लिश में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये जो वर्ड्स लिखे हुए ना, ये वर्ड्स क्या कहना चाहते हैं ये आपको आज समझना है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने प्रियम्बल्स उठाया और पढ़ लिया, उसके बाद फिर बस खत्म है, आपके एग्जाम्स में पूछ देंगे। ऐसा नहीं होता है। प्रियम्बल को आपको समझना होगा, याद नहीं करना है। लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expressions, belief, faith and worship. उसके बाद लिखा हुआ है equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring, क्या अश्योर करना है? The dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, मतलब 26 नवंबर 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitutions. ये हो गया आपका प्रियम्बल। अब इसमें आपको करना क्या है कि एक एक वर्ड्स क्या कहना चाहता है वो समझना है। ये आपको बताऊंगा मैं कि प्रियम्बल में कहना क्या चाहता है। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना हिंदी में। ठीक है, देखो आपको एक फनी फैक्ट बताता हूं मैं कि प्रियम्बल ऑल्दो लिखा हुआ है स्टार्टिंग पार्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है इसमें स्टार्टिंग पार्ट में लिखा हुआ है प्रियम्बल, पर इसे अडॉप्ट किया गया था सबसे लास्ट में। मतलब प्रियम्बल वाज नॉट अ प्लान अकॉर्डिंग टू विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? प्रियम्बल को ऐसा प्लान नहीं था जिसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया था, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले लिख दिया गया, उसका एक फोटो ले लिया गया, मतलब कंसाइज फोटो। समझ में आ रहा है? एक पेज का फोटो, उसको बना दिया गया प्रियम्बल। दिस इज द प्रियम्बल। प्रियम्बल पढ़ते कब है हम? व्हेन एनी ऑफ द लॉ इज बीइंग पास्ड, कोई भी लॉ पास हो गया या फिर कुछ भी ऐसा जब समझ में नहीं आ रहा है किसी सरकार को, तो वो वापस देखेगा प्रियम्बल की तरफ। ही विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, समथिंग लाइक दैट। देन आफ्टरवर्ड द कोर्ट विल डिसाइड कि प्रियम्बल में क्या कहना चाहता है, क्या ये प्रियम्बल के अकॉर्डिंग है कि नहीं। प्रियम्बल इतना वैल्यू रखता है। अब देखो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है कि कैसे प्रियम्बल आखिरकार बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिबेट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट्स जो स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946, याद रखिएगा डेट, 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट, मतलब संविधान सभा का डिबेट स्टार्ट हुआ था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था क्या? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। याद रखिएगा इसको, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को डिबेट स्टार्ट हो गया। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे अडॉप्ट कर लिया गया था कुछ दिनों बाद ही 22 जनवरी 1947 को। अब क्या है ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? सो समझो, ये प्रियम्बल का एक सोर्स है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज द सोर्स ऑफ प्रियम्बल, जिससे प्रियम्बल बना है। इट वाज नॉट द प्रियम्बल, ये प्रियम्बल नहीं है, ये सोर्स ऑफ प्रियम्बल है। किस चीज का? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान जो हमारा बना है उसका प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल का एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कौन? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। चलिए यहां तक इट वाज जस्ट अ ब्लूप्रिंट, ये ब्लूप्रिंट था जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हुआ था। अब देखो ये जो वी द पीपल का जो वर्ड है, सबसे पहले हमारा यूएसए ने लिखा था स्ट्रक्चरल प्रियम्बल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल किसने दिया था? यूएसए ने दिया था। आपको बता दूंगा पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी किसका है? डेट वाज द यूएसए का है। क्लियर है? उसने जैसे अडॉप्ट किया स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल वर्ल्ड में पहली बार, उस समय उसके बाद जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल।
उस स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल में अमेरिका ने, यूएसए ने क्या लिखा था? वी द पीपल ऑफ यूएसए, वी द पीपल ऑफ यूएसए। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हमने कर दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू समथिंग समथिंग, जो भी था आगे, ठीक है, यूएसए की तरह बिल्कुल। अब ये वी द पीपल क्या इंडिकेट करता है? क्वेश्चन यहां से आता है, आखिरकार ये वी द पीपल क्या इंडिकेट करता है, और ये हमने लिखा कैसे? वी द पीपल इंडिकेट ये करता है, ये देखो ध्यान से, वी द पीपल इंडिकेट ये करता है कि ऑटोक्थोनी है हमारे देश में। ऑटोक्थोनी क्या है? ऑटोक मतलब होता है सेल्फ, थोनी मतलब रूल्ड, सेल्फ रूल्ड है। इसका क्या मतलब है? इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय द सॉइल। समझ में आ रहा है? इसको अपने मिट्टी से ताकत मिलती है। इट इज रूल्ड बाय द इंडिजिनस पीपल, यहीं के लोग यहां पे शासन करते हैं। इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी कंट्री। इंडिया अब किसी का डोमिनियन नहीं है, जैसे पहले था ना ब्रिटिश का डोमिनियन, अब किसी का डोमिनियन नहीं है। ये इंडिकेट करता है वी द पीपल। अब ये तो ठीक है, वी द पीपल हमने लिख दिया है, पर हमने ये लिख कैसे दिया? हम तो, हमें आजादी कब मिली थी? 1947 में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब मिला? 1950 में। मतलब जो हमने अपना इनैक्ट किया, एडॉप्ट किया, ठीक है। और ये सबसे पहले कब हुआ था स्टार्ट? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। उसमें तो आजाद थे नहीं हम। इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट टिल द टाइम ऑफ 1946। तो वी द पीपल लिख कैसे दिया हमने? समझ में आपको आ रहा है कि वी द पीपल आपने लिख कैसे दिया, जबकि इंडिया तो उस समय सॉवरेन था नहीं, तो इस समय वी द पीपल कैसे लिख दिया? देखो आपको मैं समझाता हूं क्या हुआ था। मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे, किसने चूज किया था? ये जो हमारा बना था ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बना था, तो उसके जो मेंबर्स थे उसको किसने चुना था? वी द पीपल हमने जो लिख दिया है उसको मैं समझा रहा हूं कि आखिरकार वी द पीपल कैसे आया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको किसने चुना था? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो आज के एमएलए होते हैं। पीपल ने इसको वोट नहीं किया था, तो वी द पीपल यहां से नहीं लिख सकते हम। उसके बाद देखो, जो लीगल सैंक्शन मिला था, अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो डिबेट स्टार्ट हुआ था 09 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट स्टार्ट हुआ था, इसको लीगल सैंक्शन कौन दिया था? लीगल सैंक्शन दिया था सेकेंड कैबिनेट मिशन 1946। पीपल ने नहीं दिया था, तो आप वी द पीपल कैसे लिख दोगे? समझ में आ रहा है? और ये परमिशन किसने दिया था? इंग्लैंड ने, इंडिया ने नहीं दिया था। तो वी द पीपल तो इससे भी नहीं लिख सकते हो। सोर्स ऑफ पावर जो था, समझो, सोर्स ऑफ पावर जो था उस समय तक सेकेंड कैबिनेट मिशन था, वी द पीपल नहीं था सेकेंड कैबिनेट मिशन। हम लोग तो थे ही नहीं उस समय पावर में, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने लिख कैसे दिया? समझ में आ रहा है? ये आपको समझना है कि वी द पीपल आया कैसे। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ठीक है। उस समय इंडिपेंडेंट तो था नहीं इंडिया, तो वी द पीपल हमने कैसे लिख दिया था? फ्रीडम कब मिला था हमें? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। क्लियर है ना? 18 जुलाई 1947 को यह कहा गया था, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन द 18 जुलाई 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सबसे पहले यह कहा था, क्या कहा था? ऑन द अपॉइंटेड डे ऑफ 15th अगस्त 1947 ब्रिटिश इंडिया शैल बी डिवाइडेड इनटू 2 autonomous dominions। ये dominions है, these are not the countries। British India shall be divided into 2 autonomous dominions। One shall be called as the Pakistan and the other as the India। क्लियर है यहां तक? अब ये देखो, ये कंडीशनल इंडिपेंडेंस थी, मतलब इंडिपेंडेंट जब हुए थे ना, वो हमारा कंडीशनल था। जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, वो इंग्लैंड रहेगा टिल द कंप्लीशन ऑफ योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जैसे देखो, आपको आजादी कब मिल गई? 9 अगस्त, सॉरी, ये हमारा 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। तो इसके बाद टिल द कंप्लीशन ऑफ योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक आप एक डोमिनियन रहोगे, और ब्रिटिश इंडिया जो है उसका मतलब जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश आपका हेड ऑफ द स्टेट रहेगा, मतलब इंग्लैंड जो आपका हेड ऑफ द स्टेट रहेगा। कब तक? जब तक आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है। क्लियर है? इसके बाद ब्रिटिशर्स ने गेम खेल रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद उसे आप भेजोगे कहां पे? उसके बाद आप भेजोगे वापस इंग्लैंड। किस लिए? साइन करने के लिए, टू फाइनलाइज एंड साइन।
द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द इंडिया। ठीक है, क्योंकि ऐसा जब इंडियंस ने पूछा कि आखिरकार हम आपके पास क्यों भेजेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 09 दिसंबर 1946, और इसको लीगल सैंक्शन किसने दिया था, सेकेंड कैबिनेट मिशन ने दिया था ना। तो जब सेकेंड कैबिनेट मिशन ने इसको लीगल सैंक्शन दिया था, तो अप्रूवर भी तो हम ही हैं, अप्रूव तो हम करेंगे। कौन अप्रूव करेगा, इंग्लैंड अप्रूव करेगा। बट से ग्रेट थैंक्स टू द बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने ये हमें आजादी दे दी, ये लिखने की, वी द पीपल लिखने की आजादी दे दी। कैसे, उन्होंने कहा कि ओह शिट, मैं तो भेजना ही भूल गया, मैं भेजना भूल गया, मेरे द्वारा जो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहां पे, इंग्लैंड। आई फॉरगॉट टू सेंड, इसे बोल दिया उन्होंने प्रोसीजरल एरर। जैसे ही उन्होंने भेजना भूल दिया, उसके बाद यहां पे उन्होंने लिख दिया वी द पीपल, कि हम भेजेंगे नहीं, तो हम भूल गए, हमने लिख दिया। पर ऐसे कैसे, इसका मतलब यह है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कैन बी यूज सेफली। इसके बाद हमने ये बताया कि हमारे ऊपर कोई भी रूल जो अभी तक था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या फिर इसके अलावा जो हमारे ऊपर रूल लग रहा था सेकेंड कैबिनेट मिशन का, ये कोई भी रूल नहीं लगेगा। वी विल बी रूल्ड बाय ऑटोक्थोनी, हम लोग ऑटोक्थोनी से रूल करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते वो, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे वी द पीपल की जगह पे क्या लिखा होता, सेकेंड कैबिनेट मिशन। समझ में आ रहा है। तो अब ये किया कैसे, ऐसा तो हो नहीं जाएगा। इन्होंने क्या किया कि इसे भेजना भूल गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारा एक प्रोसीजरल एरर है, इसलिए हम यहां पे सेफली यूज कर रहे हैं वर्ड वी द पीपल। आपको समझ में आ रहा है कि एक जो सेंटेंस है, एक जो वर्ड है वी द पीपल, ये यूज कैसे हुआ है, इतनी बड़ी स्टोरी है इसके पीछे। क्लियर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड समथिंग लाइक दैट। इसके बाद आगे, अब इसमें मैं हैशटैग क्यों लगा रखा हूं, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये लिखा हुआ था सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है ये यूज हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 बाय इंदिरा गांधी। मैडम इंदिरा गांधी ने ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था, उसके बाद ये वर्ड यूज किया था। कौन कौन सा, सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ओनली 3 वर्ड्स। ठीक है, जो हमने इनैक्ट किया था कब, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट वर द वर्ड्स व्हिच वर एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो आंसर क्या होगा आपका, सोशलिस्ट और सेक्युलर। कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 2 वर्ड्स यूज हुए थे? नहीं, इसके अलावा एक और वर्ड यूज हुआ था, उसका नाम था इंटीग्रिटी। यू हैव टू नॉट फॉरगेट दिस, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू फॉरगेट दिस, कि दिस वाज द थर्ड वर्ड जो कि यूज किया गया था वहां पे। ठीक है, अब देखो ये हमने वर्ड यूज कर दिया सोवरेन। अब सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेन का मतलब क्या होता है ये समझो। सोवरेन का मतलब होता है आई विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल पावर विथ रिगार्ड्स टू डीलिंग विथ माय कंट्री। अब कंट्री में मैं कुछ भी अपना नियम बना रहा हूं, लॉज बना रहा हूं, पॉलिसीज बना रहा हूं, रिफॉर्म्स ला रहा हूं, अमेंडमेंट्स कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा हूं, रूल्स रेगुलेशंस ला रहा हूं, इसमें इंडिया के अलावा कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसका मतलब होता है सोवरेन। मतलब मैं अपने लॉज, पॉलिसी, रिफॉर्म्स, अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, रूल्स, रेगुलेशंस सब खुद बनाऊंगा, नो विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, अगर इंडिया सॉवरेन है, समझ में आ गया ना सॉवरेन का मतलब क्या होता है। मान लिया इंडिया सॉवरेन है, अब कल को यूएन बोलता है, यूएन क्या बोलता है कि सेंड पीस कीपिंग फोर्स, सेंड पीस कीपिंग फोर्स, डू समथिंग लाइक दिस इन कश्मीर, डू समथिंग फॉर द ह्यूमन राइट्स etc, मतलब कुछ भी ऐसा करने को बोलता है, तो क्या बाइंडिंग है, क्या हम ऐसा भेजेंगे? नो, देयर इज नो एनी सच टाइप ऑफ बाइंडिंग ऑफ द यूएनओ, क्योंकि हम वही फॉलो करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये नहीं लिखा है कि हम यूएनओ की बात मानेंगे, इसलिए दीज आर द मियरली रिकमेंडेशंस। समझ में आ रहा है, इसे हम सोवरेन बोलते हैं, इसलिए हम सोवरेन हैं, बिकॉज दीज आर द मियरली रिकमेंडेशंस। इसे हम क्या कहते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा हुआ और हमें करना है, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं?
एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट। देखो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अरेंजमेंट। अब देखो एग्जांपल समझाता हूं एक और। 1947 में आजादी मिल गई भारत को, इट वाज द ईयर ऑफ 1947। 1949 में इंटरिम गवर्नमेंट के जो पार्ट ऑफ थे जवाहरलाल नेहरू, वो आते हैं पार्लियामेंट में और वो क्या कहते हैं, वहां पे आके क्या कहते हैं कि वी शुड ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, हमें कॉमनवेल्थ ज्वाइन करना चाहिए। अब कॉमनवेल्थ में क्या होता है कि किसी भी एक समय पे, किसी भी समय पे जो इंग्लैंड के कॉलोनी के रूप में जितने कंट्रीज थे उन सभी को कॉमनवेल्थ बोला गया। ठीक है, किसी भी एक सर्टेन टाइम पे जो इंग्लैंड के कॉलोनी के रूप में थे उसे हम सम टोटल ऑफ दोस कंट्रीज को हम क्या बोल दिए हैं, कॉमनवेल्थ बोल दिए। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि अगर हमने कॉमनवेल्थ ज्वाइन नहीं किया तो हम लोग अकेले पड़ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, वी विल बी अलोन, हम लोग अकेले पड़ जाएंगे। इसी को क्या कहता है, एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट। और इस एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट में ये हमारे प्रावधान है कि वी कैन ज्वाइन और लीव विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस एंड लाइबिलिटीज। हमारे ऊपर कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करना या छोड़ने के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए हम लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए इज ज्वाइनिंग यूएनओ अफेक्ट्स आवर सॉवरेनिटी, हमारी सॉवरेनिटी को फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। कॉमनवेल्थ ज्वाइन करना हमारी सॉवरेनिटी पे फर्क डालता है, नहीं डालता है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो क्या आपके सॉवरेनिटी पे फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो बन गए आप सोवरेन, समझ में आ गया, इंडिया इज सोवरेन। ठीक है, ये होता है सोवरेन का मतलब। अभी नहीं बने हो सोवरेन, अभी थोड़ा और टाइम है। देखो इंडिपेंडेंस कब मिला आपको, 15 अगस्त 1947 को। कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म हुआ था 26 जन 1950 को। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया चल कैसे रहा था, मतलब क्या है कि देयर इज नो एनी फंडामेंटल लॉ ऑन द लैंड, कोई फंडामेंटल लॉ नहीं, जिसको जो मर्जी वो कर रहा है, ऐसा है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिससे भारत को आजादी मिली थी, इस एक्ट के तहत, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में यह कहा गया था क्या कि ड्यूरिंग दिस इंटरिम पीरियड, कौन से इंटरिम पीरियड में, 15 अगस्त 1947 से जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार नहीं हो जाता है तब तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विल एक्ट एज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है कि ये आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है ये कि टिल द टाइम ड्यूरिंग दिस इंटरिम पीरियड, जब तक भारत आजाद हो गया है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 will act as the interim constitution of India। क्लियर है, सोवरेन बने नहीं बने, अभी और टाइम है सोवरेन बनने में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रहा था, और दूसरा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो हमें इंडिपेंडेंस दिया, ये किसने बनाया था, ये इंग्लैंड ने बनाया था। किसने बनाया था, इंग्लैंड ने बनाया था। तो हमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि हम सोवरेन बन गए। 26 जन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया था, इंडियंस ने बनाया था। तो हमने डिक्लेयर किया अब जाके कि हम सोवरेन हैं और हमारे ऊपर ये दोनों लॉज काम नहीं करते हैं। अगर ये लॉज काम करते हैं तो हम सोवरेन नहीं हो पाएंगे ना, समझ में आ रहा है आपको। अगर ये लॉज काम करेंगे तो सोवरेन नहीं हो पाएंगे हम। तो इन दोनों लॉ को खत्म किया हमने इंडिपेंडेंस के बाद, हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और वो डिक्लेयर किया हमने। कैसे डिक्लेयर किया, आर्टिकल 395 में, जिसमें हमने कहा फ्रॉम टुडे, आज से मतलब 26 जन 1950 से, वी आर रिपीलिंग मतलब इनइफेक्टिंग बोथ द लॉज। कौन कौन सा लॉज है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दोनों को हम खत्म कर रहे हैं। इसलिए आज के बाद जितने भी लॉज होंगे, रिफॉर्म्स होंगे, वो सारे हम खुद बनाएंगे। अब जाके पता चला कि वी आर द सोवरेन। कैसे, ये सिर्फ आर्टिकल 395 से हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना कि ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी, मतलब आपने सोवरेन लिख दिया, सोवरेन को आपने पढ़ लिया, क्या होता है ये समझना है, वर्ड्स क्या है, वर्ड्स का क्या खेल है। इसलिए ऑन एवरी 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और वहां पे अपनी मिलिट्री पावर शो करते हैं, दैट वी आर कैपेबल इनफ टू डिफेंड एंड अटैक ऑन योर कंट्री। समझ में आ रहा है, वहां पे हेड ऑफ द स्टेट बैठा करते हैं और हम लाउडली कहते हैं वी आर नाउ सोवरेन एंड मेक्स आवर ओन लॉज। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं।
यहां पे था सोवरेन की कहानी खत्म होती है, ठीक है, सोवरेन यहां तक खत्म होता है। अब एक बात बताओ कि इंडिया तो सोवरेन है, क्या इंडियंस भी सोवरेन है? इंडियंस भी सोवरेन है, मतलब वो अपने खुद के लॉज खुद बनाते हैं, उनके ऊपर कोई लॉ की बाइंडिंग नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, इंडियंस आर नॉट सोवरेन। इंडिया इज सोवरेन बट इंडियंस आर नॉट सोवरेन। क्यों? बिकॉज इंडियंस आर बाउंड बाय द लॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मैक्सिमम केसेस में आप लोग क्या देखोगे कि इंडियंस को बाउंड बाय द लॉज किया गया, मतलब कानून के दायरे में है वो। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे जब आप अगर वोट करने के लिए क्वालिफाई हो, यू आर क्वालिफाइड एज अ वोटर, तो बिना प्रेशर का आप एक सॉवरेन बन सकते हो टिल द टाइम आप वोट दे रहे हो, फॉर ओनली दैट पर्पस। उस समय इंडियंस क्या कहते हैं? आई विल डू फ्री फेयर इलेक्शंस। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसे हिंदी में बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड दैट यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। किसे बोलते हैं? जब आप सोवरेन बनते हो, आप फ्री फेयर इलेक्शंस करने के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। क्लियर यहां तक? तो अब आपका क्लियर हो गया सोवरेन। अब नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं डेमोक्रेटिक, क्योंकि सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं देखेंगे, वो बाद में आया था, तो उसे उसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कि नेक्स्ट वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्या होता है? अब्राहम लिंकन ने कहा था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट, इट इज गवर्नमेंट, ये ऐसी सरकार है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेटिक। अब देखो, डेमोक्रेसी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? जहां पे कोई भी प्रॉब्लम आ गया, फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो एक यहां पे एक पब्लिक प्लेस है, यहां पे वहां पे इस कंट्री के लोग बैठे हैं, उसके बाद उन्होंने डिबेट एंड डिस्कशन किया और कंक्लूजन निकाल दिया कि यहां पे ट्रिपल तलाक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, से फॉर एग्जांपल एनीथिंग। वहां पे क्या है कि वर्ड्स यूज होते हैं, कौन से? रेफरेंडम और प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह जिसे बोलते हैं। इंडिया में ये यूज नहीं होता है, बिकॉज हम जनमत करके कुछ नहीं कर पाएंगे ना। इन इंडिया इट्स अ वेरी लार्ज कंट्री, आप 135 करोड़ प्लस जनता को कहां बिठाओगे, कहां पे रखोगे जहां पे आप एक कंक्लूजन निकाल सको? क्या, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये सिर्फ छोटे छोटे कंट्रीज में ऐसा पॉसिबल, जैसे कि कैंटोनमेंट एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड वगैरह में आदि। ठीक है, इंडिया में क्या होता है? सो समझो, इंडिया में क्या होता है कि पीपल विल ओनली वोट। आपको अगर कोई डिसीजन लेना है, से फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉब्लम में हो या कोई भी समस्या है, तो उस समय पीपल विल ओनली वोट, और वो वोट करेगा फ्री फेयर एंड टाइमली। याद रखिएगा, ये वर्ड्स एक भी मिस नहीं करना है, मिस किए एग्जाम में फेल हो जाओगे। फ्री फेयर एंड टाइमली, क्लियर है? वो क्या करेगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना प्रोड्यूस करेगा, कि हमने अपना ये एक गवर्नमेंट में इलेक्ट कर लिया, जैसे इंडिया में और बहुत सारे कंट्रीज में होता है। अब वो बन जाएगा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्लियर है? देखो, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या है कि मेजोरिटी रूल करती है। ठीक है, इंडिया में क्या है कि मेजोरिटी रूल करती है, माइनॉरिटी जो है वो अपोजिशन में बैठी रहती है। तो मेजोरिटी रूल कर रही है, माइनॉरिटी अपोजिशन में बैठी हुई है, तो क्या नहीं हो सकता है कि इसका जो मन में आए वो कर दे, क्योंकि ये तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब एग्जांपल समझाता हूं मैं आपसे। कल से मेजोरिटी रूल से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसने क्या डिसाइड किया कि कल से किसी एक काम के लिए एक इंसान को 100 रुपए दिया जाएगा, एक आदमी को, और उसी काम के लिए एक औरत को 10 रुपए दिया जाएगा ओनली। या फिर उसने मेजोरिटी, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ये कहता है कि कल से कोई एक सर्टेन, कोई भी एक इस्लामिक या हिंदुज्म या और कोई भी एक रिलीजन फॉलो करना है, एक निश्चित रिलीजन। या फिर ऐसा कहा था कि कल से कोई इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा मेजोरिटी से इलेक्टेड गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया। अब क्या होगा, आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, या फिर ह्यूमन राइट्स क्या करेगी? क्योंकि ये तो जनता चूज करके भेजे, इसे हड़ताल करेंगे ना, स्ट्राइक करेंगे, जो भी करेंगे। इस चीज को ना होने देने के लिए एक वर्ड ऐड किया गया था जिसका नाम था रिपब्लिक। ठीक है, ये चीजें ना हो कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से कुछ भी करे, इसके लिए एक वर्ड ऐड किया गया, क्या? रिपब्लिक। इट कैन ऑल्सो बी अ डिक्टेटरशिप बाय नंबर्स, मतलब आपको सिर्फ नंबर्स में आप आगे बढ़ जाओ ना, मेजोरिटी बन जाओ, आप डिक्टेटरशिप बन जाओगे। अगर ये रिपब्लिक नहीं लिखा गया तो रिपब्लिक वर्ड करता क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है हमें, भारत को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देने वाला क्या, कौन सा वर्ड है? रिपब्लिक।
और रिपब्लिक अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता क्या है, ये लिमिट करता है पावर को। जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, उसके पावर को लिमिट करेगा। क्लियर है? ये वही करने के लिए आजादी देगा उस गवर्नमेंट को जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। इस चीज को हम कहते हैं लेक्स रेक्स, याद रखिएगा, लेक्स रेक्स कहते हैं इस चीज को, दैट लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। ठीक है, लेक्स रेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। ठीक है, ये कहता है, मतलब है कि ये सुप्रीमेसी बनी रहेगी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब कानून से ऊंचा कुछ नहीं। अपने पड़ोस में एक देश है या पाकिस्तान, वहां पे क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि वो जब तख्ता पलट होता है तो वो डेमोक्रेटिक नहीं रहता है, लेकिन स्टिल इट विल बी रिपब्लिक। समझ में आ रहा है? वो कभी कभी डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा लेकिन फिर भी वो रिपब्लिक रहेगा, चाहे वो एग्जांपल परवेज मुशर्रफ हो, याया खान हो, जिया उल हक हो, अयूब खान हो, कभी भी हो, जितने भी मिलिट्री डिस्प्यूट हुए हो, उस समय वो लेक्स रेक्स तब भी वहां पे रहता था। समझ में आ रहा है? वो रिपब्लिक रहेगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो रहेगा। नहीं रहता तो वो नॉर्थ कोरिया की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक का और डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक वर्ड का। अब देखो, रिपब्लिक का एक और कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि हेड ऑफ द स्टेट है ना, वो इंडिया में शैल बी एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट करके आएगा। अब हमें ये पढ़ना क्यों जरूरी है दूसरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम इंग्लैंड से आए थे, मतलब इंग्लैंड हमारे ऊपर रूल कर रहा था। तो इंग्लैंड में ये एक फिनोमेनी है जिसमें क्या कहता है कि वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो डायनास्ट है। मतलब क्या है कि वहां पे किसी एक फैमिली से बिलोंग करता है, हाउस ऑफ विल्सन, तो उससे बिलोंग करता है कि वो मरने के बाद फिर दूसरा आएगा, उसके बाद फिर दूसरा आएगा, मतलब उसे इलेक्ट नहीं कर सकते वहां, एक पार्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता है। अब ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में, मतलब हमारे यहाँ पब्लिक ऑफिस किसी के लिए भी खुला हुआ है, आप अगर क्वालिफाइड हो तो यू कैन बी द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, व्हाटएवर यू वांट। इससे फायदा क्या होता है, आपको ये तो समझ में आ गया कि रिपब्लिक का मतलब ये है कि इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि सोर्स ऑफ पावर जो है ना वो हमेशा पीपल के पास रहेगा। People will have the source of power. People will decide that the head of state should not be that person or should be this person. वोटिंग की पावर उसके पास होती है, पीपल के पास। हर बार वोट मांगने के लिए आपको पीपल के पास ही जाना है। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक का। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी को। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड है सोशलिस्ट। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट आवर इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट, जो हमारा वो है डेमोक्रेटिक। ठीक है, सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है, फिर पहले सोवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर डेमोक्रेटिक, ये हमारा सेक्युलर है, फिर डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। देखो सोशलिस्ट क्या होता है। सोशलिस्ट क्या था कि 1976 ना इंडिया, मैडम इंदिरा गांधी ने क्या किया कि वर्ड ऐड कर दिया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, अब ये सोशलिस्ट क्या है, और ये वर्ड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्यों नहीं यूज किया था 1950 में, या फिर इसका ये मतलब है कि ड्यूरिंग 1950 टू 1976 हम सोशलिस्ट थे ही नहीं, इसका ये मतलब है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी वेयर सोशलिस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टिल द टाइम, जिस समय से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, इनैक्ट कर लिया, अपने आप को सौंप दिया, तभी से हम सोशलिस्ट हैं। लेकिन अगर सेम चीज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1950 में बोलते ना पूरे वर्ल्ड को कि दैट वी आर द सोशलिस्ट, तो उस समय क्या होता, लोग ये समझते, वर्ल्ड ये समझता कि हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म फॉलो करते हैं, क्योंकि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म उस समय बहुत पॉपुलर था। ठीक है, इसीलिए उस समय उन्होंने वर्ड सोशलिस्ट यूज ही नहीं किया। अब देखो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या होता है, एग्जाम्पल समझो, ये हमारे पास एक कंट्री है, यहां पे किसी के पास 100 रुपया है, तो इस 100 रुपया को अगर 100 आदमी है वहां पे, तो दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ स्टेट, और स्टेट क्या करेगी कि इन 100 रुपए को सभी में इक्वली एंड इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म इसी को बोलते हैं कि इस जितने भी वहां पे वेल्थ है वो सभी क्या है कि दोज आर द रिसोर्सेज ऑफ स्टेट एंड स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट इट इंडिविजुअली एंड इक्वली थ्रू आउट द स्टेट। ठीक है, तो हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म तो हमारे अंदर नहीं था। अगर ऐसा होता हमारे यहां, तो आज हमारे पास जितना पैसा वो अंबानी अडानी के पास होता, या फिर अंबानी अडानी के पास जितना पैसा वो हमारे पास भी होता। ऐसा तो है नहीं हमारे पास। तो हमारे पास क्या है,
तो वी हैव आवर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। कौन सा ब्रांड है? प्राइमरली गांधीयन सोशलिज्म। कौन सा? प्राइमरली गांधीयन सोशलिज्म, प्रपोज्ड बाय एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो हमारे महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता। देखो इसमें क्या है कि स्टेट ये कहता है क्या कि ये हमारा मान लिया स्टेट है, स्टेट विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट इंडिविजुअली एंड इक्वली द रिसोर्सेज। स्टेट जो है वो इंडिविजुअली और इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, बशर्ते वो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा कि आप इतने पैसे कमा लो। समझ में आ रहा है? कम्युनिस्ट में क्या होता है कि आपके पास जो पैसे हैं, जितने भी वेल्थ है, उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्राइमरली गांधीयन सोशलिज्म में क्या है कि वो वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी इक्वल देगा, अपॉर्चुनिटी टू अर्न वेल्थ, अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है ना? इसलिए इंडिया के पास अपना ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है। अगर उस समय दे देते ये वर्ड सोशलिज्म, सोशलिस्ट, तो उस समय वर्ल्ड वुड हैव आस्क्ड कि हम इंडिया जो है कम्युनिस्ट बन गया है और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म फॉलो कर रहा है। इसलिए इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस वर्ड को डिस्क्राइब कर दिया। कौन से वर्ड को? सोशलिज्म को। और क्या कहा उन्होंने? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, से स्पेशल थैंक्स टू दैट पर्सन। उन्होंने ये वर्ड हटा के इसको डिस्क्राइब कर दिया ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, एंड टू प्रमोट अमंग ऑल देम। ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो सोशलिस्ट वर्ड को डिस्क्राइब कैसे किया गया ये आपको समझ में आ गया ना? तो आपसे अगर पूछा जाए the sentence equality of status and of opportunity describes which word, which keyword, that is the socialism। क्लियर यहां तक? अब ये तो हो गया हमारा सोशलिज्म लिया। तो मैडम इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया था? अगर सोशलिज्म को डिस्क्राइब कर दिया गया था तो मैडम इंदिरा गांधी ने क्यों ऐड किया था? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल स्टेटमेंट। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाना चाहती थी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूएंट सिग्निफिकेंस, मतलब दैट वाज द निल कॉन्स्टिट्यूएंट सिग्निफिकेंस। कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा उसका, सिर्फ वो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिस्क्राइब था, तो ये किया गया था मैडम इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं, प्रियम्बल का सेकंड पार्ट है और वही लास्ट पार्ट है, उसके बाद में पढ़ाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसका। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।